हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। जो हम 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है और जो हमारी पॉलिटी का पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। तो उसका हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं और उसके बाद एक और जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं कि जो बेल्जियम और श्रीलंका थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक्चुअल में दोनों की जो कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी। तो जो हमने उनको जातीय जो उनकी जातीय बुनावट देखी कि लैंग्वेज के आधार पर वहाँ की जातीय बुनावट कैसी थी, क्या प्रॉब्लम थी, बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी और जो आपका श्रीलंका था उसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो दोनों की हमने प्रॉब्लम देख ली कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखेंगे कि जो ये प्रॉब्लम्स जो थी उनमें जो दोनों देशों ने जो श्रीलंका था उसने कैसे टैकल किया इस प्रॉब्लम को और जो बेल्जियम था उसने कैसे टैकल किया इस प्रॉब्लम को। कि यहाँ पर जो आप देखोगे जिस बात की हम बात कर रहे हैं ना कि सत्ता की साझेदारी की उसका क्या रोल रहेगा, ये 2 हमने एग्जाम्पल दिए थे 2 कंट्रियों के, तो वो यही बताने के लिए कि इसका क्या अहम रोल होता है सत्ता की साझेदारी का। तो हम अब आगे जो कंटिन्यूएशन में देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो दोनों ही कंट्री में थे उन दोनों ही कंट्रियों में ये जो प्रॉब्लम आई थी उसको किस तरह से डील किया गया था या टैकल किया गया था या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया था। जो भी उनके साथ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही थी कि जैसे जो बहुसंख्यवाद था, अगर वो जो अल्पसंख्यक पर अगर अल्पसंख्यक को डोमिनेट करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि एक दूसरे पे वो ट्रस्ट नहीं करेंगे और क्या होगा, झगड़ा होगा फिर। तो ये क्या है, एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो दोनों में यही था। और आपने देखा होगा जो श्रीलंका था उसमें सिंहली थे, उनको मेजॉरिटी की उनकी पावर उसके हाथ में थी। लेकिन आप बेल्जियम में देखोगे कि जो मेन जो था, जो जहाँ पर उसकी कैपिटल थी, राजधानी थी, तो पावर किन के हाथ में थी, फ्रेंच लोगों के, जबकि वो मेजॉरिटी में कम थे, संख्या में कम थे। तो आपस में वो भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मेजॉरिटी वाले जो डच लोग हैं वो उनको पावर से छीन ना लें और फिर ये सारी चीज़ें, तो उनमें भी आपस में झगड़े हो रहे थे। तो ये प्रॉब्लम सिचुएशन जो थी वो दोनों कंट्रियों के साथ थी, अलग अलग थी, अलग अलग तरीके से डील की थी उन्होंने। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो श्रीलंका था, श्रीलंका ने इस चीज़ के साथ कैसे डील किया। तो ये हमारा जो हेडिंग है वो है श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद का तो पता ही होगा कि आप, जो हम उसकी बात कर रहे हैं जो संख्या में ज़्यादा हो, जो मेजोरिटिज्म कैसे था, जो श्रीलंका था उसमें। तो आपने, जब हम पढ़ रहे थे कि इनकी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जो श्रीलंका था उसमें जो सिंहली लोग थे वो 74% थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, तो मेजोरिटी में, और उनकी पावर भी उन्हीं के हाथ में थी, मेजोरिटी के हाथ में। अब सोचो, जब कोई पावर एक मेजोरिटी के हाथ में चले जाएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो अल्पसंख्यक है उसको दबाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाएगा, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग करेगा, जो आपका बहुसंख्यकवाद है, जो जिसकी मेजोरिटी है। ठीक है, लेकिन आपने यही चीज जो बेल्जियम में देखी, बेल्जियम में क्या सिचुएशन थी कि बेल्जियम में वैसे तो पूरे कंट्री में जो था आपका डच लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो मेन जो आप उसकी कैपिटल जो थी वहां पर क्या था कि जो पावर थी वो किन के हाथ में थी, वो फ्रेंच लोगों के हाथ में, जो कि संख्या में कम थे, 40% थे, लेकिन पावर उनके हाथ में थी। तो इन दोनों देशों ने कैसे कैसे अपने उसके साथ डील किया था। तो हम आते हैं वापस से श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, कि जो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद था वो किस तरह से था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो जो श्रीलंका था उसमें आपने देखा कि जो सिंहली लोग हैं वो संख्या में ज़्यादा थे, उनकी जो संख्या थी, मेजॉरिटी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और उनमें उन्हीं को, एक तो आपका क्या पावर भी उन्हीं के हाथ में थी क्योंकि वो 74% थे, और ऊपर से पावर भी उन्हीं के हाथ में थी। तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग चलाए थे, गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग कर लिया था। जो श्रीलंका था उसकी जो गवर्नमेंट थी वो भी क्या है, किन के फेवर में थी, बहुसंख्यवाद के फेवर में थी। बहुसंख्यवाद दो चीजें होती है, एक तो हो गया आपका अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, एक मिनट, अल्पसंख्यक। ठीक है,
जो अल्पसंख्यक, जो मतलब संख्या में कम। दूसरा आपका हो गया बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा होना। तो आपको पिछला जो आपको रिकॉल करो, आपको याद आएगा कि जो सिंगली लोग थे वो संख्या में ज़्यादा थे। तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखो बच्चों, अब देखो इस बार मैंने क्या कहा था कि जो एनसीईआरटी है, वो सीबीएसई है, उसने अपने एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल दिया है। ठीक है, जो उसने क्या किया है कि जो आपके शॉर्ट आंसर है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो आपके देखो उसके लिए आपको अलग से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, वही बुक के अंदर से क्वेश्चन आंसर बनेंगे आपके। तो जब अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक उन क्वेश्चनों के आंसर कर पाओगे। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो फोकस होके उस चीज़ को पढ़ो। तो यहाँ पर जो दे रखा है कि जो सन 1948 में 1948 में जो श्रीलंका था वो स्वतंत्र बन गया, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, एक फ्री देश बन गया। जैसे हमें फ्रीडम मिली 1947 में, तो वैसे ही श्रीलंका को 1948 में फ्रीडम मिल गई, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि जो श्रीलंका था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1948। ठीक, उसके बाद क्या था कि जो सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमा लिया। देखो जमाना चाहा, मतलब जो सिंहली लोग थे वो क्या थे, संख्या में ज़्यादा थे। तो अब उसी बहुसंख्या के आधार पर, बेस पे, उसके बल पर उन्होंने जो शासन है वो अपने प्रभुत्व मतलब अपने कंट्रोल में करना, या अपना प्रभुत्व उस पर जमाना, मतलब अपना कंट्रोल उस पर करना चाहा था। ठीक है, कि उनकी गवर्नमेंट बने और सारी पावर किसके हाथ में हो, उनके हाथ में। किन के हाथ में हो, सिंगलियों के हाथ में हो। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कदम उठाए। अब ये जो बहुसंख्यक परस्ती है वो क्या है वो समझना है। ठीक है, देखो श्रीलंका आज़ाद हो गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। हालांकि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी थी, मतलब डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक जो सरकार बनी थी, वहाँ डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे प्रॉपर जो इलेक्शन हुए थे। लेकिन क्या था, अब आपको ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी समझ में आ जाएगी, 74% जब सिंहली हैं तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट उनकी बनेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे जो निर्वाचित सरकार बनी, अब देखो मैं, जो लोग मुझे वोट देंगे, मुझे जिताएंगे, ऑब्वियस सी बात है मैं उनका फेवर करूंगी। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं तो आप सबको फेवर करोगे। ठीक है, और अगर मैं ये सोच के चलूँ कि भाई इन्होंने मुझे जिताया है तो मैं इन्हीं को फेवर करूंगी, इन्हीं के बारे में सोचूंगी। तो जो यहाँ पर क्या था कि जो आपकी जो सिंहलियों की बहुसंख्या जो थी, तो जो ये चीज़ को फॉलो किसने किया, जो सरकार बनी थी या गवर्नमेंट बनी थी, लोकतांत्रिक जो निर्वाचित गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने जो सिंहली समुदाय थे, जो सिंहली लोग थे, उनकी प्रभुत्वता कायम की, भाई सिंहलियों का कंट्रोल रहे, उसको कायम रखने के लिए बहुसंख्यक परस्ती को तहत ही अपने कदम, मतलब उनके फायदे के बारे में ही सोचा कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, मतलब जो तुम्हारे अकॉर्डिंग होंगे, तुम्हारे लिए सोचेंगे, रूल्स तुम्हारे लिए बनाएंगे, मतलब तुम्हारे फायदा देखा जाएगा, इस टाइप से मतलब उनकी मेंटेलिटी थी। मतलब इस तरह से वो कर रही थी गवर्नमेंट। हालांकि वो डेमोक्रेटिक थी, मतलब लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन काम वो ऐसे कर रही थी। फिर क्या हुआ कि 1956 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, और इस कानून के तहत क्या हुआ, जो तमिल था उसको दरकिनार कर सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। अब देखो, एक तो इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लेना। दूसरा इधर आ जाओ, ये और भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कानून के तहत गवर्नमेंट ने जो तमिल को दरकिनार करके सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। तो वो 1956 का कानून था, और उसके तहत क्या किया, जो सरकार थी, मतलब एक कानून लाए 1956 में, एक कानून लाए, कौन, गवर्नमेंट लाई। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट लाई, जो कि किसकी बहुमत की थी, वो भी सिंहलियों की थी। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कानून लाए जिसके तहत जो पूरे जो राज्य की, मतलब राज्य इन द सेंस यहाँ हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, राज्य ऐसा नहीं कि जो हम बात कर रहे हो कि भारत, और भारत का जैसे यूपी हो गया, आपका जो राजस्थान हो गया, इसकी बात नहीं करें, महाराष्ट्र हो गया, हम एक तरह से पूरा राज्य, जब हम पॉलिटी में राज्य की बात करते हैं तो हम एक कंट्री की बात करते हैं।
तो यहाँ राज्य इन द सेंस मतलब जो कंट्री था, पूरी कंट्री की राज्य भाषा क्या घोषित कर दी उन्होंने, सिंहली घोषित कर दी कि जो इसकी राज्य भाषा होगी। जैसे हम जो इंडिया में हम घोषित कर दें कि सब जगह हमारी क्या है, राज्य भाषा हिंदी होगी, ऐसे घोषित कर दें, या इंग्लिश होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि जो सिंहली को राज्य भाषा घोषित कर दिया। जबकि आप देखो, ये मैप दिख रहा है आपको, इस मैप में ये देखो कि ये वाला जो एरिया है आपका नदन और ईस्टर्न वाला एरिया, ये तो पूरा तमिल वाला है, तमिल भाषी लोग हैं ना ये तो सारे। तो सोचो जब यहाँ पूरी ये सिंहली लोग हैं, ये आपको येलो में दिख रहे हैं, लेकिन ये पूरे एरिया में जब सिंहली लैंग्वेज कर दोगे तो इनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये तो तमिल बोलने वाले हैं। लेकिन उन्होंने, जो सरकार थी, उन्होंने इनके हित में ना सोच करके और इनके बहुमत की वजह से इन्हीं के बारे में सोचा और राज्य भाषा क्या कर दी, सिंहली कर दी। ठीक है, ये जो आपने देखा होगा ये ब्राउन से, ये तो वो लोग थे जो इंडियन तमिल थे, और ये वहाँ के श्रीलंकाई मूल के तमिल थे। तो ये तो बेचारे वैसे ही दबे हुए, दबे कुचले से थे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, उनको राजभाषा को घोषित कर दिया। दूसरा, ये तो किया ही किया था, अब आप देखते जाओ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा क्या कर दिया उन्होंने, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। मतलब उन्होंने क्या किया कि राजभाषा कर दी घोषित सिंहली। उसके बाद उन्होंने देखा कि जहाँ कोई यूनिवर्सिटी है या कोई गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है या विश्वविद्यालय, तो उनमें सबसे पहले प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, सिंहलियों को दी जाएगी। कि अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो सबसे पहले जो सिंहली है उसको एडमिशन दिया जाएगा, बाकी तमिल को बाद में रखा जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो सबसे पहले उन सिंहलियों को दिया जाएगी, मतलब जो तमिल है उनको बाद में दी जाएगी। तो प्रेफरेंस क्या इनको कर दी, और ये गवर्नमेंट कर रही है उस टाइम की। दूसरा ये रीजन। तीसरा एक और काम किया उन्होंने, क्या किया, संविधान में एक प्रावधान किया कि जो सरकार है वो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब आप सोचेंगे कि उसे बौद्ध धर्म को क्यों बढ़ावा देना था, संरक्षण करना था, उसका भी एक रीजन है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो ये 74% जो लोग थे, सिंहली लोग थे, वो बौद्ध धर्म को फेवर कर रहे थे या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, जो राज्य सरकार ने संरक्षण देना शुरू कर दिया, किसको, बौद्ध धर्म को फेवर करना शुरू कर दिया। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि जो बाकी के जो 18% आपके तमिल लोग हैं वो कौन लोग थे, वो लोग थे जो मतलब हिंदू भी थे, उनमें कुछ मोहम्मडन भी थे, और जो 7% आपके ईसाई लोग भी थे। तो क्या उनका धर्म नहीं है, मतलब सिंहलियों का ही है कि मतलब पावर उनकी है तो उनका धर्म है, जबकि वो कर रहे थे ऐसा काम। उन्होंने ये 3 काम कर दिए। तो देखो ये तीनों पॉइंट ही मतलब एक तरह से कह सकती हूँ क्वेश्चन के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट हैं। आपको आंसर मतलब एक तरह से पूछा जाएगा कि क्या रीज़न था जो बहुसंख्यवाद है, तो मतलब उसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके जो तमिल लोग थे वो क्यों नाराज़ थे, कि ऐसा क्या किया था, बहुसंख्यवाद के क्या परिणाम निकल के आए एक तरह से, या फिर क्या आउटकम्स आए थे। तो इस हिसाब से आप देखोगे ये क्वेश्चनर, इनके पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए और इन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये आप अच्छे से समझ के और इसको लिख लोगे। ठीक है, ये तो आप बजे हो गई कि ये इस वजह से। अभी क्या हुआ कि जब उनको इतना फेवर कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे सामने वाले को इतना फेवर दिया जाएगा तो भाई मुझे तो गुस्सा आएगा कि मैं भी उसी देश की निवासी हूँ और आप भी उसी देश के निवासी हो, और फेवर आपको किया जा रहा है और मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो भाई 1 दिन देखूंगी, 2 दिन देखूंगी, फिर तो मैं बर्दाश्त ही नहीं करूंगी। तो उन्होंने एक चीज़ के लिए देखा, तब उसने देखा कि हर चीज़ उनके फेवर में है, तो फिर उनको भी तो आवाज़ उठानी थी। तो अब देखते हैं कि जो तमिल लोग थे उन्होंने क्या कदम उठाए थे इसके लिए, और क्या सिचुएशन हो गई थी श्रीलंका में। एक एक करके आई इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल में नाराजगी और शासन को लेकर के उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। देखो बेगानापन बढ़ा दिया, बेगाना मतलब वो खुद को देश से मतलब दूर, बेगाना मतलब इन द सेंस खुद को देश से हट के मानने लगे। मतलब उन्हें ये लगने लगा कि ये कंट्री हमारा है ही नहीं, ये देश हमारा है ही नहीं। उन्हें बेगाना सा लगने लगा था, कि मतलब पराया सा लगने लगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें फेवर में किनके, सिंहलियों के जा रही थी। उनको इग्नोर किया जाता रहा था, उनकी लैंग्वेज के, उनको जो भी मतलब यूनिवर्सिटियों में छूट नहीं थी, उनको किसी भी चीज़ में छूट नहीं थी, उनके धर्म को इग्नोर किया जा रहा था, वहाँ फेवर किया जा रहा था बौद्ध धर्म को। तो उनको एक, अब ऑब्वियस सी बात है आपके साथ इतनी सारी घटनाएं घटेंगी तो आपको बेगाना तो लगेगा। तो जो
आपके जो तमिल लोग थे उनके अंदर नाराजगी आ गई, उनको क्या है बेगानापन लगने लगा, कि उन्हें लगने लगा कि वो सोचने लगे कि ये देश हमारा नहीं है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील हैं। कि जो तमिल लोग थे उनको ये लगने लगा था कि जो आपके बौद्ध धर्मावलंबी है, मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार की ये सारी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का, वो क्या है, उनकी भाषा, किनकी भाषा, तमिल लोगों की, उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील है, मतलब सेंसिटिव नहीं है। उन्हें लगा कि जो ये सरकार और संविधान की जो नीतियां हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। मतलब जो सरकार ने जो भी नीतियां ये बनाई हैं वो उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रही है, इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है, मतलब उनको समान राजनीतिक अधिकार नहीं दे रही है, उनसे क्या कर रही है, वंचित कर रही है, मतलब उनसे वो हटा रही है उनको। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कि मतलब नौकरी हो गई, उनमें भी आपने देखा प्रेफरेंस किनको दी जा रही थी, सिंहलियों को दी जा रही, तो उनमें भी, और अन्य जो भी बेनिफिट्स थे उनमें भी उनके साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, और उनके हित की अनदेखी की जा रही, कि मतलब उनका जो भी हित है उसको अनदेखा किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि जो तमिल और सिंहली समुदाय उनके संबंध क्या है, बिगड़ते चले गए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक देश में जब दो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, आप एक को फेवर करोगे और एक को फेवर नहीं करोगे तो उन दोनों के रिलेशन में कड़वाहट तो आएगी। मान लो आप घर का फेवर, घर के कोई एग्जांपल ले लो, आपके घर में ऐसा किया जाए कि मतलब एक भाई बहन में मान लो कि किसी एक को फेवर किया जाए, दूसरे को फेवर नहीं किया जाए, तो दूसरा उससे ऑटोमेटिक नफरत करने लग जाता है, या उनके बीच जो संबंध है, रिलेशन है, वो खराब होते चले जाते हैं। मतलब इस टाइप से, मतलब आप कैसे भी कोई भी अपने अकॉर्डिंग याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो। मैंने देखो जब भी चैप्टर पढ़ा है मैंने आपको सीधा सा कहा है कि कोई भी घटनाएं जब भी आप एसएसटी पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसको रियल लाइफ से जो आप रिलेट करो, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें लाइफ टाइम तक याद रहेंगी। तो आप इसके एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसके एग्जाम्पल मैं दूँ या बुक से लूँ। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जब इग्नोर किया जाएगा एक को तो दूसरे को हर्ट होगा और उनमें क्या है, रिलेशन खराब होंगे। तो उनके संबंध क्या है, उन दोनों समुदायों के बीच जो उनके रिलेशन थे, उनके संबंध थे, वो बिगड़ते चले गए, खराब होते चले गए। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था मैप। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी जो राजनीतिक पार्टी बनाई, अब उन्होंने क्या किया, जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने अब क्या कर लिया कि अब उन्हें ये तो लग गया कि ये देश हमारा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, अपनी राजभाषा बनाने लगे और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो श्रीलंकाई तमिल लोग थे उन्होंने क्या है, अपनी खुद की, उन्होंने कहा कि ये देश तो हमारा है नहीं, तो ठीक है हम अलग से पार्टी बना लेते हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक, और तमिल को अपनी, और कहा कि हम तो नहीं मान रहे वो जो सिंहली है उसको अपनी राजभाषा, हमने अपनी पार्टी बना ली और हमारी राजभाषा क्या होगी, हमारी राजभाषा हमारी जो क्षेत्रीय तमिल होगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए, कि मतलब जो लोकल लोगों का मतलब उन पे कंट्रोल करने के लिए, मतलब हासिल करने के लिए शिक्षा रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर के भी संघर्ष कर दिया, कि हमें मतलब जो एजुकेशन है और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है या रोजगार है उसमें क्या है, हमें इक्वल अवसर मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हमें बराबर का, मतलब जिस तरह से जो राइट्स मतलब सिंहलियों को दिए गए हैं वही राइट्स वही अधिकार हमें भी मिलने चाहिए। ये उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दी। लेकिन जो तमिलों की आबादी वाले लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांग को लगातार नकारा गया, कि लेकिन जो तमिल लोग थे, जो तमिल आबादी वाले लोग थे, वो इलाके की स्वायत्तता, मतलब जो अपने एरिया की स्वायत्तता की, मतलब ये एरिया हमारा है, कौन सा एरिया, ये वाला, कि वो क्या कह रहे थे कि यहाँ की पावर हमें दे दी जाए और जो हमें एजुकेशन हो गया और जो आपके एम्प्लॉयमेंट हो गया उनमें हमें मतलब समान अवसर दिए जाएं, और इसका जो शासन है या इसके वो है हमें दे दी जाए। क्यों, क्योंकि वो नदन और ये ईस्टर्न वाले एरिया में ही रह रहे थे, जो उत्तर और पूरब वाले एरिया में ही रह रहे थे।
तो इसकी स्वायत्ता को वो जो लोग डिमांड कर रहे थे, सरकार ने उसको मना कर दिया मानने से, मतलब उनकी जो मांग है उसको लगातार वो नकारते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनने की मांग को लेकर के राजनीतिक संगठन बनने लगे। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखना कि जो आपके तमिल लोग थे, श्रीलंकाई तमिल यहाँ रह रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने डिमांड कर दी, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम जो, एक मिनट, इसका था CTTE, श्रीलंकाई टाइगर तमिलिलम, ऐसे करके इन्होंने एक पार्टी बनाई, ठीक है। वो बाद में एक कह सकते हैं टेररिस्ट वो बन गया था, ग्रुप बन गया था बाद में, लेकिन ये पार्टी इन्होंने बनाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने 1900 जब उनकी डिमांड मांगना बंद, मतलब नकारते रहे कि हम ये स्वायत्ता नहीं दे सकते, और उनकी डिमांड मतलब पूरी नहीं की जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, 1980 के दशक तक, मतलब जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका था उसमें स्वतंत्र एक तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर के राजनीतिक संगठन बनाने शुरू कर दिए। कि उन्होंने कहा कि हम जो ये वाला इलाका है, कौन सा, ये उत्तरी पूर्वी इलाका, कि ये उत्तरी और पूर्वी इलाका, यहाँ पर क्या है, हमारी एक तमिल इलम की स्वतंत्र सरकार बनाएंगे, स्वतंत्र गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी क्या हुआ कि जो उसकी डिमांड करने लगे, राजनीतिक संगठन भी बनाए, कि उन्होंने इसको लेकर के अपने जो पॉलिटिकल ग्रुप्स वगैरह भी बनाना शुरू कर दिया था। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच परस्पर अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया, और यह टकराव गृह युद्ध परिणति में हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, गृह युद्ध परिणति। तो अब जब क्या हुआ कि देखो, ना तो वो सिंहली उनकी बात मानने के लिए तैयार हो रहे थे, ना वो मान रहे, ऑब्वियस सी बात है, वो डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड सिंहलियों के द्वारा नहीं मानी जा रही थी, तो नहीं मानी जा रही थी, तो वो भी नहीं रुक रहे थे। तो उन्होंने भी मतलब अपनी जो एक अलग गवर्नमेंट बनाने की डिमांड रख दी थी, और उससे क्या हुआ कि इन दोनों समुदायों के बीच जो परस्पर रिलेशन जो थे, अब उनमें दोनों में ट्रस्ट नहीं रहा, एक दूसरे पर अविश्वास हो गया, और ये अविश्वास ने क्या किया, एक टाइम पे टकराव का रूप ले लिया, और ये टकराव मतलब ये टकराव होते होते इतना बड़ा हो गया कि इसने गृह युद्ध में जो है परिणत हो गया। परिणत मतलब बदलना, एक तरह से चेंज हो गया। तो ये टकराव मतलब टकराव अब क्या है, टकराव ने एक युद्ध का रूप ले लिया। गृह युद्ध मतलब देखो बेटा, गृह युद्ध जो होता है वो ऐसा युद्ध होता है, वॉर होता है, जिसमें हम अपने ही कंट्री में अपने ही मतलब 2-3 ग्रुपों में अलग से मतलब युद्ध हो रहा हो, मतलब या 2 गुटों में युद्ध हो रहा हो, या 2 गवर्नमेंटों में युद्ध हो रहा हो। इस तरह से जो युद्ध है, जो घर के अंदर ही, घर इन द सेंस आपके देश के अंदर ही जब युद्ध चल रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। तो जो श्रीलंका था उसके अंदर ही एक गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था, और वो किसका परिणाम था, इन दोनों के अट्रस्ट का, मतलब जो अविश्वास का था, मतलब जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उसका परिणाम निकला था। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनमें गृह युद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अब इसका परिणाम क्या होगा, जब युद्ध होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान दोनों का ही होगा, किसी एक का नुकसान नहीं होगा, दोनों का होगा। दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे, हथियार वगैरह यूज करेंगे, तो नुकसान दोनों तरफ से होगा। तो दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए, उनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। अब लोग क्या कि मतलब जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, घर के मतलब घर के अंदर ही लड़ रहे हैं, अपने देश के ही अंदर लड़ रहे हैं, तो लोग कहाँ जाके सेफ होंगे, मतलब तो वो दूसरी जगह जाएंगे, तो वो भाग के कहीं दूसरे जगह मुल्क मतलब दूसरे देशों में जाके शरण लेने लगे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। और दूसरी मतलब जब लोग युद्ध में लगे रहेंगे, आप जो इकोनॉमिकली चीज़ें डिस्ट्रॉय करोगे, मतलब और भी चीज़ें होंगी, तो आप सारी चीज़ें जब ये आपके देश में घटेंगी तो क्या है, आपकी रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। तो उनकी चौपट हो गई रोजी रोटी। आपने पढ़ा है मतलब 10वीं कक्षा के जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, जब हम डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहा था ना कक्षा, मतलब जो इसी क्लास का हमने जब डेवलपमेंट वाला इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पढ़ा था पहला, उसमें हमने देखा था कि हम जब किसी क्षेत्र या उसके देश के विकास में क्या किसका रोल रहता है, अहम रोल कितना है,
जो आपकी आर्थिक विकास है उसका, शिक्षा और स्वास्थ्य का है, इन सब के इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंट रहती है। तो स्वास्थ्य के मामले में जो श्रीलंका है उसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर यहाँ के गृह युद्ध के मुल्क के सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा कर दी। क्या आप देखोगे कि वहाँ मतलब जो अगर हम देखें हेल्थ के उसमें तो श्रीलंका बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं अपने, बहुत अच्छा है। लेकिन जो यहाँ पर गृह युद्ध हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो यहाँ जो सामाजिक जो कल्चर है, मतलब यहाँ की जो सामाजिक बना जो संस्कृति है वो, और जो आर्थिक जीवन है, क्योंकि जो युद्ध हुआ था उसमें आर्थिक हानि भी तो पहुंची होगी, संसाधनों को भी तो हार्म पहुंचा होगा, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हुई होंगी। तो उससे क्या हुआ कि ये दोनों लाइफ जो है आपकी सामाजिक और जो सांस्कृतिक और जो आपकी आर्थिक लाइफ है उस जीवन पे काफ़ी परेशानियां, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, उनको काफ़ी परेशानियां पैदा हुई थी। और जो ये युद्ध था इसका अंत कब हुआ था? इसका अंत हुआ था 2009 में। ये भी एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका वन लाइनर, मतलब यह कह सकती हूँ कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें एक और बन जाता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब खत्म हुआ था। तो 2009 में क्या हुआ, आपका गृह युद्ध खत्म हुआ था। तो ये तो हमने देख लिया कि जो आपका श्रीलंका था उसमें किस तरह से बहुसंख्यवाद था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने किस तरह से डील किया, और उसका परिणाम हमने क्या देखा कि एक गृह युद्ध निकल के आया कि वहाँ पर आपस में दो गुट क्या हैं, लड़ रहे हैं, उनमें के बीच टकराव हो रहा है, उनमें एक दूसरे के बीच अविश्वास है, विश्वास ही नहीं है, ये तो देखा हमने। और क्योंकि वहाँ पर क्या किया, सत्ता का जो साझेदारी नहीं की गई, इक्वल बंटवारा नहीं किया गया, पावर किसी एक ग्रुप के हाथ में आ गई थी। तो अब हम देखेंगे कि जो बेल्जियम की समझदारी क्या थी, क्योंकि बेल्जियम ने क्या किया था कि वहाँ पर सत्ता का जो है साझेदारी कर दी थी। ये एग्जाम्पल ही इसी तरह कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ अगर आप सत्ता की साझेदारी कर दोगे तो वहाँ उसका परिणाम क्या निकलेगा, अगर जहाँ नहीं करोगे वहाँ उसका परिणाम क्या निकलेगा। तो ये जो बेल्जियम की समझदारी है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और जिससे क्या है आप मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।